हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन द स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही आपको आरआरबीपी और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। हर चीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप हमारा कंटेंट भी चेक कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए हम आज के अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो एकदम से मेंस लेवल कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है, पीओ लेवल का कंटेंट है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि सर पीओ का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ आता है, तो ये कहना कहीं तक जायज़ है उन लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करते। कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने का क्या मतलब है कि वो लोग ट्रिक के सहारे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ट्रिक ढूंढते हैं, वो ऐसे टीचर्स को पसंद करते हैं जो उन्हें 2 सेकंड में करने का ट्रिक बता दे। लेकिन जब आप पहुंचते हो मेंस में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज चेक होती है, कोई आपकी ट्रिक काम नहीं आती, कुछ भी काम नहीं आता। प्रीलिम्स बहुत से लोग निकालते हो, मेंस सिर्फ वो लोग निकालते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी नॉलेज गेंटेन करते हैं और जिन्हें कॉन्सेप्ट की समझ होती है। तो बस लगातार हमारे चैनल को आप फॉलो करते रहिए, एक से एक बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ट्रिक से तो हम कभी नहीं चलते, हम हार्ड वर्क करने में यकीन रखते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही होने चाहिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। लेकिन जब आप बात करते हो मेंस की तो आपको स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क ही चाहिए होता है। और स्मार्ट वर्क में आप कैलकुलेशन को फास्ट करके अपने आप को स्मार्ट बना सकते हो, वहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, ये मैं पहले से कह दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, इसमें आपसे देख लीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है। अ नंबर सीरीज इज 17, 33, 51, 81, 144, 243। यानी कि आपको एक सीरीज दी हुई है जो एक क्रम में चल रही है। अब आपको ये बताना है कि एक और सीरीज आपके सामने लिखी हुई है जिसका पहला पद 5 से शुरू होता है और अंतिम पद उसका m है। आपको ये बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल नंबर सीरीज वाली चीज़ है। अगर आपको पहली जो सीरीज आपको दी गई है, अगर आपको उसका पैटर्न समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मेंस का कंटेंट है तो पैटर्न भी थोड़ा अच्छा सा रखा जाएगा। ठीक, चलिए बताइए। तो देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिन्हें करना होगा वो लोग वीडियो को पॉज करके कर चुके होंगे कोशिश। और अगर आपकी ये पज़ल नहीं, ये नंबर सीरीज़ अगर आपकी बन गई है तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका टर्म है वो क्या है, 17 है। ठीक है, फिर अगला टर्म जब आप देखते हो तो 33 है, फिर 51 है, फिर 81 है, फिर 144 है, फिर 243 है। यानी कि कुछ ना कुछ इसमें जुड़ रहा है। इस बात को तो आप एग्री करोगे कि कुछ ना कुछ इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, फिर जब आप इनके बीच का डिफरेंस देखते हो तो आप देखते हो 16 का डिफरेंस आ रहा है। फिर कितने का आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगला डिफरेंस जब आप देखते हो तो आपको कितने का दिखता है, अगला डिफरेंस आपको सर दिखता है 18 का। फिर 30 का दिखता है। फिर उसके बाद जब आप अगला डिफरेंस देखते हो तो आपको कितने का दिखता है, ये आपको दिखता है डिफरेंस 19 और 44, यानी कि 63 का डिफरेंस दिखता है। तो आगे जब आप ऐसे बढ़ोगे तो आपको देखिए कोई पैटर्न आपका सेट नहीं हो रहा है कि 16 से 18 2 का गैप है, फिर 12 का गैप है, फिर 33 का गैप है। ये कोई चीज़ें तो नहीं बन रही हैं। फिर देखो 16 का गैप आया है, 18 का गैप आया है, यानी कि कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो एक अलग ही पैटर्न को लेके चल रही हैं। तो 16 कैसे आ सकता है, 16 कैसे आ सकता है, 17 में 16 आपने क्यों जोड़ा होगा। तो सर एक चीज़ दिमाग में ये आती है कि 7 और 1 यानी कि 17 जिन जिन अंकों से मिलकर बना है उन्हें आपस में जोड़ दें अगर हम तो 8 बन जाएगा। और 8 के पहाड़े में सर 16 आता है, हाँ आता है। अगला 18 33 में जोड़ा गया, यानी कि 3 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो 6 होता है और 6 के पहाड़े में 18 आता है, सर बिल्कुल आता है। ऐसे ही 5 और 1 6 को जोड़े और 6 के पहाड़े में 30 आता है। 8 और 1 9 को जोड़े और 9 के पहाड़े में 63 आता है। यानी कि इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए फिर इनके पहाड़े पड़े जा रहे हैं। तो कैसे 17, फिर 17 में कैसे आपने जोड़ा है,
कुछ जोड़ा है ना, 1 + 7 यानी कि इन दो अंकों को जोड़ा है और कितने का गुणा किया है, 2 का गुणा कर दिया है। ये पहली चीज़ चली है। फिर 33, तो आपका 33 मिल गया था आपको, हाँ, ऐसा करने से। फिर आप देखो 33 में 3 + 3 इंटू आपने कितने किया है, आपने क्या है 3 किया है। फिर देखो नेक्स्ट आपने 51 में क्या किया है, हमने सर 51 में 5 और 1 को हमने जोड़ दिया है और इंटू हमें 5 करना पड़ा है। 2 3 5 का गुणा बन गया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बन गया। यानी कि ये किसका गुणा हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का गुणा हो रहा है, क्योंकि 2 3 5 7 ऐसे करके गुणा होगा। तो यानी कि नेक्स्ट आप देखो 81 है, 81 में 8 + 1 9 और 63 आपको लाना है, तो 7 का गुणा हो रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर अगला क्या हो रहा होगा, 144 है। 144 में सभी अंकों को जोड़ दो, 1 + 4 + 4 इंटू कितने का गुणा होना चाहिए, फिर 11 का गुणा होना चाहिए। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, 243 मिल जाएगा। ठीक है सर, इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब हमारे पास पहला टर्म क्या है, 5 है। तो 5 में आप क्या जोड़ेंगे सर, 5 में हम 5 ही जोड़ पाएंगे, क्योंकि 5 के साथ कोई और अंक तो लिखा ही नहीं है, तो उसकी हम प्लेस वैल्यू, मतलब जो भी अंक उस संख्या में लिखे हुए उन अंकों को हमें जोड़ना है 5। और पहले बार में हमने कितने से गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। तो हमारा कितना आ रहा है सर, हमारा आ रहा है सर 15। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब 15 में हम जोड़ेंगे, 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 + 5 जोड़ेंगे और इंटू क्या करेंगे, इंटू हम करेंगे 3। तो फिर हमारा कितना हो जाएगा सर, फिर हमारा हो जाएगा 33। फिर 33 में हमें क्या जोड़ना है, 3 + 3 इंटू 5, तो 3 और 3 6 इंटू 5 30, यानी कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट 63, हमें कितने पदों तक लेना है, 1 2 3 4, यानी कि हमको 5वां पद निकालना है 5 के बाद। 1 2 3 तक आ गया, अभी 2 पद और निकाल लें। प्लस 6 + 3 इंटू 7, ये जब आप करोगे तो 6 और 3 9 7 63 और 63 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। चौथा पद हमने निकाल लिया, हमें लास्ट पद निकालना है कि 126 प्लस 1 + 2 + 6, यानी कि 6 और 2 8 और 1 9। यही हो रहा है, यस सर यही हो रहा है। तो 9 इंटू 11, यानी कि कितना जुड़ेगा इसमें, 99 जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यानी कि m की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई सर, m की जो वैल्यू है सर वो निकल के आई 225। तो देखा किस तरह से हमने पैटर्न, हमने इसका पता लगाया, क्योंकि जब हमारा कोई पैटर्न सेट नहीं हुआ तो हमने तुरंत ये देखा कि 16 का हमने, मतलब हमने क्यों 16 जोड़ा होगा। तो एक बार के लिए हमारे दिमाग में गया कि 1 और 7 को अगर जोड़ लें तो 8 के पहाड़े में 16 आता है। इसी तरह से हमने आगे देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं मीन्स लेवल कंटेंट के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आती है तो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको जरा देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, और बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने बनाने की कोशिश की होगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, अ ट्रेन हैज़ एन आइडेंटिकल कोचेज। ठीक है, एक ट्रेन में एन कोचेज हैं। इट नीड्स, आइडेंटिकल से क्या मतलब है, एक ही जैसे हैं। इट नीड्स 2 more seconds टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। इससे 2 ज़्यादा सेकंड लग जाते हैं एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में। इफ़ 1 सिमिलर कोचेज इज एडेड टू इट, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा कोच अगर मैं ऐड कर दूं तो इससे कितने सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं, 2 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है सर, इतना हमें मालूम है। आगे चलते हैं। विद n+4 कोचेज, अगर इसमें n+4 कोचेज हों तो इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ, अगर इस ट्रेन में n+4 कोचेज जोड़ दिए जाए, इस ट्रेन में टोटल कितने कोचेज हों, n+4 कोचेज हों, तो इस एक प्लेटफॉर्म को जो कि लंबा है कितना, 366.67% मोर देन द लेंथ ऑफ ईच कोच, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो हर कोच से 366.67% ज़्यादा है।
तो फिर इसे उस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 33.33 सेकंड का समय लगता है, यही आपसे कहा गया है। और फिर देखो आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑल द केसेस वॉज सेम। जो स्पीड थी कि एक उसी ट्रेन की वो हर समय समान थी। फाइंड एन की वैल्यू आपको बतानी है। एज्यूम द लेंथ ऑफ इंजन इज नेग्लिजिबल, कि इंजन की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि इस चीज़ में आपको क्या क्या नहीं पता है। आपको ट्रेन की जो स्पीड है वो नहीं पता, तो वो हमें कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। आपको जो कोचेज़ हैं उनकी लंबाई नहीं पता, तो उन कोचेज़ की लंबाई भी हमें कुछ माननी पड़ेगी, तभी आप उस प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लंबाई को हम L से डिनोट कर लेते हैं, और स्पीड जो हमारी है उसे हम किससे डिनोट कर लें, उसे हम डिनोट कर लेंगे V से। और यहाँ पे हमें समय नहीं दिया गया कि टोटल कितना समय लग रहा है, हमें बस इतना पता है कि जो स्टार्टिंग की जो लाइन आप पढ़ते हो कि इट नीड्स 2 मोर सेकेंड्स, कि उसे 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं। तो सर हम यही चीज़ करेंगे, यही चीज़ करेंगे। यानी कि मैं अगर ये मानूं कि उस ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल पार करने में कितना समय लग रहा है, T सेकेंड का, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर समय का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है सर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। यानी कि दूरी हमारी कितनी है, n कोचेज हैं, और हर कोच की जो लेंथ है वो मैं कितनी मान लूँ, हर कोच की जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ सर L। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी उस ट्रेन की, n कोचेज, हर कोच की जो लेंथ है वो L है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, n इंटू एल। ठीक है, तो n इंटू एल हो गई, ये तो हो गई उस ट्रेन की टोटल लंबाई। और वो इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रहा है, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर चल रहा होगा ट्रेन, और इस समय उसकी स्पीड क्या है, v मान लेते हैं। ठीक है सर, तो इसे कितना टाइम लगा सर, T सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है, यहाँ तक कैसे टाइम लगा है। अगला देखो, इसे 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं अगर कोच कितना हो जाए, n+1, यानी कि n+1 कोच अगर जुड़ जाए तो इसे जो टाइम है वो कितना लगता है, T+2 सेकेंड का लगता है। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, यहाँ से देखो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। क्या कर सकते हो, जोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, घटा के देखते हैं। घटाओगे जैसे ही तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, NL/V। अब यहाँ पे भी ये NL/V, इसको जब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकलेगा, NL प्लस L/V इज इक्वल टू T+2, यही तो होगा। अब जब आप घटाओगे तो n ये इससे कट जाएगा, T से T कट जाएगा, यानी कि L/V आपका क्या निकलेगा सर, 2 निकलेगा। L की वैल्यू V के टर्म में क्या निकलेगी, 2V निकलेगी। यहाँ से हमको इतनी चीज़ पता लगी। तो इतनी बड़ी चीज़ को हमें, हमारे सामने ये जो पहली लाइन आपको दी गई थी उससे हमने क्या निकाल लिया कि L इज इक्वल टू 2 इंटू V है। यहाँ तक निकाल लिया, इसको हम चलिए लिख लेते हैं। हमने क्या निकाल लिया था, हमारे यहाँ निकल के आ गया था कि जो L है उसकी वैल्यू है 2 इंटू वी के बराबर। यहाँ तक हमें एक चीज़ पता लग गई है जो भी हमें दिया गया है पहली लाइन। ठीक है, फिर हमें ये पता है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो कोच की लंबाई का 366.67% कैसा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, 366.67% ज़्यादा है। जी सर बिल्कुल ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है यानी कि कितना है फिर कोच की लेंथ का, 366.67% ज़्यादा है, यानी कि इसमें 100% और जोड़ना पड़ेगा। कोच का 366.67% नहीं है, कोच के 366.67% से ज़्यादा है, यानी कि जितना ज़्यादा है प्लस कोच की लेंथ, तो कोच की लेंथ अपने आप में 100% है ही, और उस 100% में 366.67% और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो कोच की लेंथ, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर 466.67% ऑफ कोच लेंथ। कोच लेंथ कितनी हमने मानी है, L मानी है। ठीक है, अब ये देखो 400, इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 66.67% हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, 200/3 लिखते हैं।
यस सर, यही लिखते हैं, लिखते हो ना, यही लिखते हो। और ये क्या है, परसेंट है ऑफ एल। इसको चलो सॉल्व कर लो, 1400 हो जाएगा ये, 1400/3% ऑफ एल। परसेंटेज हटाओगे तो जीरो काट दोगे तो कितना आएगा, 14/3 एल आई। ये किसकी लेंथ आई, प्लेटफॉर्म की लेंथ आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो जहाँ पे चीज़ें सिंपल कर सकते हो वहाँ पे से चीज़ें सिंपल करो, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। अब प्लेटफॉर्म हमें ये मालूम है कि टोटल जितना टाइम लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में वो मुझे मालूम है 33.33 सेकेंड है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना होगा, ट्रेन की कुल लंबाई यानी कि n इंटू एल, लेकिन n की जगह कितने कोचेज हैं, n+4 कोचेज हैं, तो इंटू एल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 14L/3, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, अपॉन v। कितना समय लग रहा है, 33.33 सेकेंड लग रहा है। तो इसे फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 100/3 लिखोगे। यस सर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, L मिल जाएगा, यहाँ से भी L कॉमन मिल जाएगा। लगा L कॉमन लोगे तो L/v, अंदर क्या रह गया, n+4 + 14/3 रह गया सर, इज इक्वल टू 100/3। ठीक है, देख रहे हो ये मेंस का क्वेश्चन है जहाँ पे आपकी पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी। लगा के दिखा दो इसमें अगर आप कोई ट्रिक लगा सकते हो तो। अब देखो L/v, अब मुझे L = 2v पता है, तो L की जगह मैं 2v रख देता हूँ। L की जगह अगर मैं 2v रखूंगा तो इस L की जगह मैं क्या रख दूँ, 2v रख दूँ, v से v कट जाएगा। अब देखो पूरी इक्वेशन सिर्फ n के फॉर्म में रह गई है, n की वैल्यू निकालिए, निकाल लो। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। और n प्लस, मैंने देखिए आपसे कहा भी था कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो पीछे से कोई ना कोई डिस्टर्ब करना जरूर आता है। 3n + 12 + 14/3 इज इक्वल टू 50/3। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 8। देखो ये था आपका क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आया है भाई वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। हर एक लाइन का अपने आप में महत्व था। एक एक लाइन अगर आपने सही से लिखी है तो आप इसे इजीली कर पाते। मैं यही कहता हूँ ना कि जो भी डेटा आपका क्वेश्चन में लिखा हो एक बार उसे लिखो, फिर वो डेटा को देखोगे तो अपने आप पता लगेगा कि किस डेटा के साथ हमें क्या करना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन आपके हो गए और दोनों ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंस लेवल के हैं। कोई भी ये मत समझना कि मेंस बहुत आसान होता है, पूरी नॉलेज चेक कर देता है आपकी। तो जिसके पास नॉलेज है वो बहुत इजीली कर पाएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन कैन फिनिश अ गिवन वर्क इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज। बताइए इसमें क्या है। उम्मीद है आपने इसे करने की कोशिश की होगी। चलिए हम इसे क्वेश्चन को करने की दिशा में चलते हैं। अ पर्सन कैन फिनिश अ गिवन वर्क, आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन है वो उस काम को ख़त्म कर सकता है इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों में वो एक पर्टिकुलर काम को ख़त्म कर सकता है फॉर 8 आवर्स। अगर वो डेली 1 घंटा काम कर 8 घंटे काम करता है तो वो एक काम को कुछ पर्टिकुलर डेज में ख़त्म कर सकता है। इफ़ ही रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स डेली बाई 40%, अगर वो डेली काम करने वाले घंटों का 40% घटा दे, द नंबर ऑफ डेज ही नीड्स मोर टू फिनिश द वर्क इज 8 डेज, तो उसे जो नंबर ऑफ डेज चाहिए वो कितने हैं, 8 डेज हैं। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ डेज ही नीड्स मोर, यानी कि जितने दिन उसे लगते थे उससे 8 दिन उसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ही कैन फिनिश द वर्क इफ़ ही वर्क्स डेली फॉर 10 आवर्स, अगर वो डेली 10 घंटे काम करे तो उसे टोटल कितना समय लगेगा उस काम को ख़त्म करने में। यानी कि यहाँ पर हमें क्या नहीं पता है। सबसे पहली लाइन जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको क्या नहीं पता, सर हमें ये नहीं पता कि उसे कितने दिन लग रहे हैं, तो कुछ मान लेते हैं। कितने दिन मान लें बताइए। सर आप ऐसा करो x दिन मान लो, यानी कि अगर वो डेली 8 घंटे काम करता है तो फिर उसे x दिन लगते हैं उस काम को ख़त्म होने में,
तो टोटल काम उसका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 घंटे डेली काम करता है और x दिनों तक काम करता है, तो टोटल काम हो जाएगा 8x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 8x हो जाएगा। आगे देखो, अब क्या कहा जा रहा है कि अगर वो घटा दे अपने घंटों की संख्या कितने प्रतिशत से, 40% से, तो 8 का 40% क्या हो जाएगा, 3.2। अगर इससे घटा दे तो 8 - 3.2 अगर करोगे तो फिर कितना बचेगा सर, 4.8। यानी कि अब वो कितने घंटे काम कर रहा है, 4.8 आवर्स। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को भी लिखोगे तो फिर तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यानी कि अब उसे कितना समय लग रहा है, 3.2 आवर तो उसने कम कर लिए हैं। अगर 3.2 आवर उसने कम कर लिए हैं तो अब उसे कितना समय लग रहा है एक दिन में काम करने के लिए, तो 4.8 आवर ले रहा है, एक दिन काम करता है। तो उसे कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना समय मान लूँ बताइए सर। मैं मान लेता हूँ कि उसे जो समय लगेगा वो 22 लग रहा है। डेली अगर वो 4.8 आवर काम करे तो वो 22 दिनों में उस काम को ख़त्म कर लेता है। ठीक है सर, लेकिन हमें दिया क्या गया है ये बताइए, हमको क्या दिया गया है। हमको ये दिया गया है कि उसे कितना दिन ज़्यादा लगते हैं, 8 दिन ज़्यादा लगते हैं। यानी कि पहले x दिन लग रहे थे, अब x से 8 दिन ज़्यादा लगते हैं। यानी कि 22 - x बराबर आपको कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और यहाँ जब आप देखते हो तो ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है, तो दोनों को बराबर कर दो। 8x = कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.8। ठीक है, तो x अपॉन बाई = क्या हो जाएगा सर, 4.8/8। 8 से काट लो, 0.6/1, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 3/5। 3/5 हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पे रख दो। 5 - 3 = कितना है, 8 है। 2 की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर। 2 की वैल्यू 4 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर, x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 की वैल्यू सर 8 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 4 हो जाएगी, यानी कि 12। उसे टोटल कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जब आप रखोगे इस x की वैल्यू को इस जगह पे, तो उसका टोटल काम कितना निकल के आएगा, 8 × 12, यानी कि 96। अब उसे 96 काम वो कर रहा है और डेली वो काम करेगा अगर 10 घंटे, तो 96 काम 10 घंटे अगर डेली करेगा तो कितना दिन लगाएगा। 96 काम 10 घंटे डेली कर रहा है तो 96/10, यानी कि कितने दिन लगाएगा, 9.6 डेज लगाएगा। देख रहे हो, आधे पेज का भी सवाल नहीं है। आधे पेज का क्या, कुछ लाइनों का सवाल था बस। अगर जो अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, अगर वो अप्रोच लगा रहे हो तो चीज़ें आसान रहेंगी। मेंस नॉलेज का और अप्रोच का खेल है और कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। बताइए, ये बहुत आसान सवाल है। जो इस सवाल में अटक गया वो बहुत लंबे तक जाएगा, और जो इस सवाल को इजीली कर पाया, जिसके पास स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच यानी कि उसके पास कॉन्सेप्ट की समझ है, वो बहुत जल्दी कर जाएगा इस सवाल को। बताइए, उम्मीद आपने इसे करने की कोशिश की होगी। अब जरा देख लेते हैं कि आपसे हुआ है या नहीं। यहां पर हमने इसको हिंदी में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्षों के लिए बैंक खाते में 24,000 रुपये जमा करता है। कौन सी ब्याज है, साधारण ब्याज है। पहले वर्ष के अंत में वह अर्जित ब्याज का 15% निकालता है। यानी कि किसका निकाल रहा है, जो भी उसे ब्याज मिला है उसका 15% निकालता है। ठीक है सर। दूसरे वर्ष के अंत में वह उस वर्ष में अर्जित ब्याज का 20% निकालता है, और तीसरे वर्ष के अंत में वह उस वर्ष में अर्जित ब्याज का 25% निकालता है। यदि अब उसके खाते में 28,608 रुपये हैं तो आर का मान बताइए। सर कैसी ब्याज है, साधारण ब्याज, यानी कि तीनों सालों में जो साधारण ब्याज है वो समान रहेगी। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि उसे साधारण ब्याज मिल कितनी रही है, एक साल की उसकी साधारण ब्याज कितनी है। कैसे निकालते हैं सर, 24,000 यानी कि आपका मूलधन इंटू आर इंटू समय कितना है, 3 सालों का समय लग रहा है, यही तो लग रहा है ना उसको।
लेकिन हम कितने सालों के लिए निकाल रहे हैं? 1 साल के लिए निकाल रहे हैं ना पहले। तो हम समय कितना लगाएंगे यहाँ पे बताइए? हम यहाँ सर समय लगाएंगे अपना 1 साल, तो 3 नहीं लगाएंगे, हम 1 साल की ब्याज निकाल लें। 1 साल के लिए 1 वर्ष अपॉन 100, यानी कि 1 वर्ष की SI सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 240 R निकला सर। अब ये तो कंफर्म है कि उसे तीनों साल 240 R ब्याज मिलेगी। हाँ सर, यानी कि उसके खाते में पहले 24,000 रुपये तो रहेंगे ही रहेंगे, फिर उसके खाते में कितने रुपए हो जाएंगे? 240 R ये हो जाएंगे पहली साल के, दूसरी साल के 240 R रुपये हो जाएंगे, और तीसरी साल के 240 R रुपये हो जाएंगे। लेकिन इसने कुछ पैसा निकाला भी है तो उसे हम घटा दे रहे हैं। पहली साल उसने 240 R का ही तो कुछ प्रतिशत निकाला, यानी कि साधारण ब्याज जो उसने अर्जित किया उसी का उसने कुछ प्रतिशत निकाला है। तो पहली साल में उसने कितने प्रतिशत निकाला है? 15% निकाला है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 240 R का 15% कितना हो जाएगा? निकालिए इसको। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 36 R। ठीक है, 36 R, यानी कि 36 R इसमें से घटा दो। पहली साल में से इसने इतना पैसा निकाल लिया, दूसरी साल में से भी इसने निकाला, कितना निकाला? 20%। तो 240 का 20% निकालोगे तो 48, फिर 25% निकाला है तीसरी साल में, 25% यानी कि 1/4 निकाला, यानी कि 60 R निकाला है। तो इसके पास फिर पैसा बचा कितना है? इसके पास सर पैसा बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 28,608 रुपये। 28,608 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए कितना होगा। 24,000 दूसरी तरफ ले जाइए और बचे हुए जो भी R के कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 720 R, और 720 R में से आपको कटाना कितना है? 36 और 48, यानी कि 84 और 60, 144। 144 यही बचा होगा, इज इक्वल टू 24,000 जब घटा दोगे तो कितना बचेगा? 4,608 बचेगा, यही बचेगा ना। तो अब देखो R की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, बस वो आपको निकालना है, सिर्फ यही तो कर रहा है। R की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? पहले तो उसको घटा लीजिए, कितना आ रहा है आपका? 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। 576 R इज इक्वल टू 4608। ठीक है, 576 सर किसका स्क्वायर होता है? 24 का होता है, यानी कि इधर वाली जो संख्या है वो 24 से कट जानी चाहिए। कितने से कट जानी चाहिए? 24 से कट जानी चाहिए। ट्राई करके देखते हैं, कट तो जाएगी फिर 24। ये जब काटोगे तो 24 से कब 24, 18 बचेगा, 18 नहीं, कितना बचेगा? 22 बचेगा, 22 9 बार जाएगा, 216, 24 दूनी 48। जी सर, R की वैल्यू कितनी आ गई? 8% आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन का सवाल था सिर्फ, लेकिन मेंस में पूछा गया है। देख रहे हो, जो बच्चे ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हो उनके लिए ये सवाल इतना टिपिकल हो जाएगा, और जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है वो एक लाइन में कर जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, और सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, बताइए आंसर बताइए। इसमें मैं चलिए आपको ऑप्शंस दे देता हूं। ठीक है, इसमें मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका +5 सेंटीमीटर आएगा, +5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ये मान के चलिए। दूसरा -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर से मतलब है 2 सेंटीमीटर से कम। तीसरा -4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से कम आएगा क्या आंसर आपका? या फिर फोर्थ +4 सेंटीमीटर, कि या फिर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा, या फिर पांचवा कांट बी डिटरमाइन, कांट सॉल्व लिख देते। चलिए ये आपके सामने मैंने ऑप्शन भी दे दिया, अब एक बार ट्राई करके देख लो। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ बिग सिलेंड्रिकल बकेट
with radius 7 centimeter and a height of 40 centimeters can be filled with water। उसे किससे भरा जा रहा है? पानी से भरा जा रहा है। तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए सर हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। अगर पानी से फुल भरा जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन किसी भी वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि इस बकेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा सर पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। और मैं हमेशा कहता हूँ जब तक गुणा करने की ज़रूरत ना पड़े तब तक गुणा करना मत। तो हम इसे यहीं पे कितना छोड़ दें? 22 इंटू 7 इंटू 40 छोड़ देते हैं। हमेशा गुणा करने से बचो। जहाँ पे फिर मजबूरी है कि गुणा के अलावा बात चलेगी ही नहीं आगे, वहाँ फिर गुणा करो। ठीक है, तो आपको बकेट का क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। क्या कहा जा रहा है? इसको आप भर सकते हो यूजिंग अ स्मॉल क्यूबिकल कप बाई पोरिंग वाटर 77 टाइम्स इन इट। यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स कप है, उसकी मदद से 77 बार जब आप क्यूबिकल कप भर भर के डालोगे उस बाल्टी में तो वो बाल्टी भर जाएगी। यानी कि उस क्यूबिकल जो कप है उसका 77 टाइम्स वॉल्यूम बराबर होगा किसके वॉल्यूम के? उस बकेट के वॉल्यूम के। यानी कि 22 इंटू 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 77 टाइम्स ऑफ क्यूबिकल कप वॉल्यूम। ये बराबर होगा। तो अब देखो आप जब से सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? इससे जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका क्यूबिकल कप का जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 80। यही निकल के आएगा। इससे आप क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 8 से लिख सकते हो। तो क्यूबिकल कप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये? और हमसे पूछा क्या जा रहा है? एज्यूम द थिकनेस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द बकेट। यानी कि ये कहा जा रहा है कि उसका थिकनेस वगैरह जो है उसको आप नगण्य मानिए। वो इसलिए मानिए कि उनका हमें वॉल्यूम काउंट ना करना पड़े। द साइड लेंथ ऑफ द कप, आपको उस कप की साइड बतानी है, लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो वही तो हम निकाल रहे हैं। अब देखो ये आपको दिया गया और क्यूबिकल कोई भी अगर हमारा क्यूब होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2 का क्यूब। ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू क्यूब रूट 10। यही तो होगी क्यूब रूट। और 10 का क्यूब रूट क्या निकल के आएगा? 2 पॉइंट में कुछ निकल के आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? कितना निकल के आएगा? 2 पॉइंट कुछ करके निकल के आएगा। 2 पॉइंट समथिंग। 2.5 तो नहीं हो जाएगा, इतना तो कन्फर्म है 2.5 नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर 2.5 होगा तो ये कम से कम कहाँ पहुँच जाएगा? अगर आप देखते हो तो 2 और 3 के क्यूब में, 2 और 3 के क्यूब में ये 8 है, ये कितना है? 27 है। इनका क्यूब क्या होता है? यही तो होता है। यानी कि 10 के सेक्शन में इन लोगों ने कितने की जंप की है? लगभग सर की है इन लोगों ने जंप 19 की। यही तो जंप की है, यही जंप की है सर। यानी कि जब भी आप 2.1 का निकालोगे तो वो 1.9 के गैप से आगे भागा होगा, लगभग 1.9 के गैप से आगे भागा होगा। तो ये मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 2.1 के आसपास ही हो जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आएगा ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 4.2 सेंटीमीटर के आसपास कुछ निकल के आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या टिक होगा? +5 सेंटीमीटर नहीं आया है, 2 सेंटीमीटर से कम नहीं आया है, 4 सेंटीमीटर से कम नहीं आया, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये सारे आपके आज के सवाल थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कर दो इसी तरह के सेशंस को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको लगातार बहुत से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेंस लेवल का अगर क्वांट हमसे पढ़ना है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल एकदम से मस्त होके पढ़िए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।